Hello and welcome back to your channel Physics Safari. My name is Abhishek and today I'm going to start the Newton laws of motion NLM. So NLM will be discussing in two parts, NLM without friction and the NLM with friction. I'm sure you must have seen the previous videos on the kinematics part 1 and part 2. Kinematics 1 was in the straight line motion and the 2 was in the 2D motion. In 2D motion, one important topic that we have discussed about is the projectile and the relative motion. And I'm sure you must have gone through that properly. Particularly in the relative motion in 2D, I have made almost 10 videos, 10 or 11 videos. आप उसको देखो एक बार, उसको समझो. आई एम श्योर कि आपको पसंद आएगा और आपको सीखने को मिलेगा. आप एक बार ट्राई जरूर करना चाहिए, है ना? बढ़िया. सो टुडेज टॉपिक इज ऑल अबाउट द फोर्स. देखो आज का टॉपिक मैं थोड़ा कॉन्सेप्चुअल एंड थ्योरेटिकल रखूंगा एंड गोइंग फॉरवर्ड विल लर्न मोर कॉन्सेप्ट्स विथ क्वेश्चंस अपकमिंग. तो जो भी मैं पढ़ाता हूं आज आप उसको ध्यान से समझो, अपने नोट्स को बनाओ, मेक श्योर दैट यू डू मेक द नोट्स प्रॉपरली सो दैट व्हेन यू कम बैक टू फॉर द रिवीजन यू शुड बी हैविंग समथिंग इन फ्रंट ऑफ यू कि हाँ भैया मैंने पढ़ा था और ये मेरे सामने है और इसको रिवाइज कर रहा है. ठीक है जी. तो लेट्स क्विकली स्टार्ट द टॉपिक ऑफ द डे which is NLM. I believe this is coming in the camera's frame. एक बार मैं check कर लेता हूँ ना if it is coming or not. So yes, it's coming properly. Okay, so this boundary line is working absolutely fine. Fair enough. Now the Newton laws of motion, तो basically बच्चों आपको पता ही है कि हमने 3 लॉज पढ़ रखे हैं, आपने क्लास 9th में पढ़े हैं, 10th में पढ़े होंगे, है ना? तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में समझेंगे अभी in this class of 11th. थोड़ा और समझेंगे. तो पहली बात तो ये समझो कि आप कि भैया फोर्स होता क्या है. बिकॉज इन द काइनेमेटिक्स वी स्पोकन अबाउट द मोशंस, उसके पैरामीटर्स लाइक डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशंस, वेलोसिटी हमने वो पढ़ा. अब हम पढ़ेंगे कि भैया मोशन होता क्यों है. सो कहने के हम लोग डायनामिक्स ऑफ फिजिक्स में जा रहे हैं कि मोशन होता क्यों है ना? व्हाई द एक्सेलरेशन कम्स, वो सब क्यों आता है ना? तो फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज द फोर्स. थोड़ा हम लोग फोर्स के बारे में आज डिटेल में समझेंगे. देखो वेरी सिंपल, आई एम श्योर सबने पढ़ ही रखा है. अ पुश और पुल व्हिच brings the change in the body's position, body's motion, or which tends to do that. Also it brings a change in the shape and the size or tends to do that, है ना? हम लोग थोड़ा और समझेंगे इसको, है ना? तो पहले तो जान लो कि how many types of forces do we have. तो फोर्स का डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख लो. A push or a pull which changes the state of a body, which changes the state of a body or tries to tends to change the state of the body. Let's suppose अगर मैंने वॉल को पुश करा, it does not mean that I'm not applying force since the wall is not moving. दीवार तो हिल नहीं रहा है ना? बट इसका मतलब ये नहीं कि हमने फोर्स नहीं लगाया, हमने लगाया है, हमने कोशिश करा. हाँ वो हुआ नहीं अलग बात है, बट स्टिल वी हैव अप्लाइड द फोर्स, हमने कोशिश करा है. Like when we I'm sure everyone must have seen the smiley ball or squeezy, spongy ball होता है. आप उसको प्रेस करोगे, स्क्विच करोगे, उसका साइज शेप चेंज होता है ना जी? तो फोर्स का मतलब ये नहीं कि सिर्फ मोशन क्रिएट करे या मोशन को रोक के, नहीं, वो शेप और साइज को भी चेंज कर सकता है और चेंज करने का कोशिश कर सकता है. आप बास्केटबॉल खेलते हो, इट्स रियली हार्ड, आप उसको प्रेस करो, इजिली वो कंप्रेस नहीं होता है. A very aired, football, it tries to press it, वो जल्दी प्रेस होता नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम फोर्स लगा नहीं रहे हैं, कोशिश तो कर रहे हैं ना. सो दिस इज फोर्स. देखो ब्रॉडली वी हैव 4 टाइप ऑफ फोर्सेस. जो पहला फोर्स अपने को है पता, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स. अपने को पता है वो जी है ग्रेविटेशनल फोर्स. नाउ द सेकेंड फोर्स दैट वी हैव इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. थर्ड फोर्स जो अपने को पता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स. इसी में आता है अपने को वीक एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स. ठीक है जी. इसमें आता है वीक और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स. तो थर्ड और फोर्थ को इसी में मानकर चलो. हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे बाद में. 12th में मोस्टली विल टॉक अबाउट द न्यूक्लियर फोर्सेस. तो न्यूक्लियर फोर्सेस आर दोस फोर्सेस व्हिच एक्ट्स बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स, लाइक न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स के बीच में आपस में लग रहा होता है, उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्सेस. एनीवेज
नाउ कमिंग टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, आई एम श्योर आपने देखा होगा F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर. You know the value of g is in the power of 10 to the power of minus 11 के पावर में होता है वैल्यू ऑफ g, जो कि बहुत छोटा वैल्यू है ना. तो इफ यू रियली वांट टू एक्सपीरियंस दिस ग्रेविटेशनल फोर्स, इसको आप फील करना चाहते हो, तो सिंपल सी बात है बच्चों कि वन ऑफ द बॉडीज दीज टू और बोथ ऑफ द बॉडीज, किसी एक का तो मास 10 टू द पावर ऑफ 11 केजी का होना ही चाहिए. नहीं तो ये तो इतना कम हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा भैया कब हो गया कब नहीं हुआ ना. So, for the gravitational force to be experienced, one of the mass should at least be 10 to the power of 11 kg का होना ही चाहिए for the gravitational force to be felt by you. और इतना ज्यादा मास तो किसी न किसी planet, stars, satellites के पास होते हैं. तो overall this much of mass is present in the celestial body. हमारे ग्रहों के पास होते हैं, है ना. जो भी हो मंगल और अपना जो भी होता है इस तरफ से मून सैटेलाइट्स, उसके पास इतने मास होते हैं. तो सिंपल सी बात है कि दिस फोर्स एक्ट्स बिटवीन द सेलेस्टियल बॉडीज के बीच में लगता है. ये हमारे और आपके बीच में लगेगा जरूर, बट इतना छोटा होगा, इतना कम होगा ना कि आप उसको फील नहीं कर पाओगे. यू विल नॉट बी एबल टू एक्सपीरियंस दैट. सिंपल एज दैट. तो ये फोर्स जो भी हमारे प्लैनेटरी मोशंस है उसमें ये ऑपरेट होते हैं, उसमें कंक्लूसिव होते हैं, इसका कुछ वैल्यू सिग्निफिकेंट होता है. देन व्हाट इज द फोर्स दैट इज एक्टिंग बिटवीन, मैंने इसको घूसे मारा बोर्ड को, ये कौन सा फोर्स है जी? ग्रेविटी तो है नहीं, नो डाउट, हाँ इसको मैंने छोड़ा तो ग्रेविटी है, बिकॉज अर्थ हैज अ मास ऑफ दैट कैलिबर. तो यहाँ पे एक बॉडी है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स एक बॉडी है. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द मार्कर एंड द अर्थ, हाँ अर्थ के पास उतना मास है कि ग्रेविटेशनल फोर्स को आप इन्फ्लुएंस कर सके, हम उसको फील कर सके. मार्कर फील करेगा, हम फील करेंगे, आप भी फील करोगे. बट लेट्स सपोज इफ आई एम हिटिंग द वॉल, मैं चल रहा हूं, मेरे शूज और गेटिंग टियर अप, वो घिस रहा है और बहुत कुछ फोर्स है, मैं चलते चलते सपोज दीवार से टकरा गया, वहां पे चोट लग गई मेरे को. तो देयर आर लॉट मेनी फोर्सेस, बट डेफिनेटली वो ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है. एंड दीज फोर्सेस आर आल्सो नॉट एक्टिंग ऑन द न्यूक्लियस लेवल. तो कौन सा फोर्स बचा? वो सारे फोर्स बच्चों क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. एक खतरनाक बात हो गया ना जी. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कभी लगेगा हमारे हाथ में, पैर में, ऐसा हमने सोचा भी नहीं था, बट बच्चों यही सच्चाई है. जब भी हम लेट्स सपोज कि if I'm punching a wall, my hand and the wall is coming close to each other, और काफी क्लोज आते हैं, the molecules इसके काफी क्लोज आ जाते हैं, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. न्यूक्लियर फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा जो भी फोर्स हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हैं बच्चों. इस बात को आप ध्यान में रखना, इसी पे हमारा पूरा कहानी आगे बढ़ेगा. ग्रेविटी को हम लोग एक सेपरेट टॉपिक में डिटेल्स में पढ़ेंगे, ग्रेविटेशनल में, इसको 12th में पढ़ेंगे, है ना. और जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं ये सब होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का सारा स्टडीज होगा. आई बिलीव कुछ कुछ बातें आपको समझ में आ रही होगी. अगर मैं इसको टच कर रहा हूं, यहां पे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लग रहा है. जो भी फोर्स लग रहा है उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का ही वो एक पार्ट है, एक फॉर्म है. You understanding my point? समझ में आ रही बातों को ना? Yeah, because I cannot hear you, so I'm just asking you. I believe you guys are understanding this. आप इसको मजे में समझ रहे होगे और हम लोग आगे बढ़ते हैं. Now, ठीक है, ये फोर्स तो है. अब ग्रेविटी कैसे एक्ट करता है? ऐसा तो नहीं है कि धरती माता आके बोल रही भैया आ जाओ मेरे गोद में, आ जाओ, गिर जाओ ना, और ऐसा तो नहीं कि हाथ निकाल के पकड़ के ला रही है, नहीं. So gravity is acting on a body which is not in the contact of earth also, and it is also acting on the body which is in the contact with earth also. जो कांटेक्ट में नहीं है या फिर जो है वो दोनों पे फोर्स लग रहा है ग्रेविटी. इसका ये मतलब हो गया कि ग्रेविटी को एक्ट करने के लिए कांटेक्ट होना जरूरी नहीं है. बात समझ में आ रहा है ना? तो बेस्ड ऑन द एक्शन ऑफ फोर्स कि फोर्स लगता कैसे है, तो we segregate them in the two parts. हमारे पास दो पार्ट्स ऑफ फोर्स होते हैं. वन इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्स, और जो सेकेंड फोर्स है दैट इज कॉल्ड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, इट मीन्स फॉर दिस फोर्स टू ऑपरेट, फॉर दिस फोर्स टू एक्ट, दे डू नॉट नीड द बॉडीज इन कॉन्टैक्ट. बॉडीज कॉन्टैक्ट में ऐसा जरूरी नहीं है. For example, gravitational force is a very prominent example.
ग्रेविटेशन और ग्रेविटी, यू कैन से, है ना, पहला फोर्स है। दूसरा फोर्स आप लगा लो तुम्हारा मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रॉनिक फोर्स लगा लो, है ना, जो चार्जेस हम लोग 12th में पढ़ेंगे, द लाइक चार्जेस अट्रैक्ट्स, सॉरी रिपेल्स, एंड द अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे। और तीसरा तुम्हारा हो गया मैग्नेटिक फोर्स। So these force do not need a physical contact to influence or to act. अब दो मैग्नेट को दूर से लाओ, वो आपस में एक दूसरे को पुल या रिपेल करेंगे बेस्ड ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ द पोल्स। अगर साउथ पोल नॉर्थ पोल एक सामने आ गया, दे वुड अट्रैक्ट, साउथ साउथ आ गया दे वुड चलो भाग जाओ ऐसे, दे वुड रिपेल ईच अदर। तो these forces do not need any contact medium or any contact between the surfaces. तो बच्चों हमारा जो टारगेट है ना आज का, वो हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे, वो है कांटेक्ट फोर्स। हम लोग कांटेक्ट फोर्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो प्यार से बता दूं मैं आपको कि कांटेक्ट फोर्स जो मेनली आपको पढ़ना है, द कांटेक्ट फोर्सेस दैट यू गाइस नीड टू स्टडी, दैट यू हैव टू स्टडी इन डिटेल ओवर हियर इज, पहला जो फोर्स है लिख लो आप लोग, वो है स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स। दूसरा जो आपका है वो पढ़ना आपको, वो है टेंशन। अपने को पढ़ना पड़ेगा टेंशन। हम लोग टेंशन बहुत तरीके से पढ़ेंगे, स्ट्रिंग में पढ़ेंगे, रॉड में पढ़ेंगे और भी बहुत जगह उसको हम लोग पढ़ेंगे। तीसरा फोर्स जो हम लोग पढ़ेंगे वो हो जाएगा नॉर्मल फोर्स। ये उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि बाकी अदर फोर्सेस इंपॉर्टेंट है, और इस पर तो हम लोग कुछ खास करके ज्यादा ही चर्चा करेंगे। ये हमारे साथ रहेगा यहाँ भी, और एसएचएम चैप्टर में भी आएगा और काफी अच्छे से आएगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको इधर ही सारा ज्ञान दे दूं जितना पॉसिबल है, बाकी ज्ञान हम लोग एसएचएम में पढ़ेंगे इसके बारे में। अब टेंशन तो हर एक जगह आएगा, स्ट्रिंग में आएगा, रॉड में आ जाएगा, रोप में आ जाएगा, कहीं भी पढ़ोगे तो टेंशन तो आता ही रहेगा। और नॉर्मल फोर्स वुड कम व्हेनेवर द बॉडीज आर इन कांटेक्ट, एक दूसरे के कांटेक्ट में उसको नॉर्मल फोर्स आ जाएगा। तो मान के चलो कि इन तीनों फोर्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और बड़े अच्छे से करेंगे। आप लोग मेरे साथ बने रहिए और हम लोग इसको आगे लेकर चलते हैं जी। तो हमने सीखा कि these forces acts, contact force acts when the bodies are in real contact, and जो non contact forces हैं they act even if the bodies are not in the contact, उनको contact का कोई ज्यादा जरूरत होता नहीं है। Also the gravitational force acts when the bodies are celestial bodies, क्योंकि छोटे मोटे हाथी चूहे पे ज्यादा काम वाम करता है नहीं, करता भी तो अपने को पता चलता है नहीं, क्योंकि द वैल्यू ऑफ जी इज इन ऑर्डर ऑफ 10 टू द पावर ऑफ -11, जो कि बहुत 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 ज्यादा छोटा है, इतना छोटा कि आप उसको नॉर्मली इवैल्यूएट नहीं कर सकते। ओके बच्चों, तो फर्स्ट फोर्स दैट वी गोना टॉक अबाउट इज अंडर द कैटेगरी ऑफ कांटेक्ट फोर्स। जो हमारा पहला फोर्स जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं उसको बोलेंगे जी बच्चों स्प्रिंग फोर्स। तो स्प्रिंग के बारे में बहुत चर्चा करेंगे आगे चलकर, विल गोना डिस्कस अ लॉट अबाउट दिस स्प्रिंग, आप लोग पढ़ते रहना। देखो स्प्रिंग फोर्स होता क्या, स्प्रिंग इज मेड अप ऑफ अ मटेरियल व्हिच कैन बी एक्सटेंडेड, तो उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, उसको स्ट्रेच कर सकते हैं, उसको कंप्रेस कर सकते हैं, और यही सब जद्दोजहद में उस बेचारे स्प्रिंग में फोर्स डेवलप हो जाता है, और वो उसी को बोलते हैं स्प्रिंग फोर्स। हमने देखना है कि व्हाट वुड बी द डायरेक्शन ऑफ दैट फोर्स और कितना उसका मैग्नीट्यूड होगा, है ना, हम लोग को वो चेक करना है। मान लो कि एक स्प्रिंग है दैट इज लेफ्ट एट द नॉर्मल लेंथ, इट इज कनेक्टेड टू अ ब्लॉक, और ये नॉर्मल अपना लेंथ में ऐसा रखा हुआ है। तो दिस इज लेट्स सपोज नॉर्मल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। अभी कोई भी फोर्स कहीं भी कुछ भी नहीं लग रहा है, एंड ऑल द सरफेसेस आर स्मूथ, मींस कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वुड बी 0। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ऑल द सरफेसेस आर स्मूथ सरफेसेस, स्मूथ सरफेसेस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। वी गोना टॉक अबाउट द रफ सरफेसेस इन द नेक्स्ट पार्ट वेयर वी डिस्कस अबाउट द फ्रिक्शन। As of now, all the surfaces what we are going to consider are the smooth surfaces, means there is no friction, my dear, है ना जी। बहुत अच्छा। अब let's suppose कि I applied a force on this block, हमने एक फोर्स लगाया इस ब्लॉक पे और ब्लॉक को मैंने मूव कर दिया यहां तक। Let's suppose now the block is here under the influence of a force, इस तरफ हमने लगाया एक फोर्स, तो स्प्रिंग में क्या हो गया, एक्सटेंशन, स्प्रिंग इज नाउ स्ट्रेच्ड, स्प्रिंग थोड़ा स्ट्रेच्ड हो गया जी। ऑल गुड। तो स्ट्रिंग को आप स्ट्रेच करोगे, स्ट्रिंग विल प्रोड्यूस सम ऑपोजिशन, बोलेगा नहीं मैंने नहीं होना है, आप जो लगा लो जोड़, मुझे स्ट्रेच नहीं होना है। तो दिस स्प्रिंग, लेट्स सपोज आई हैव स्ट्रेच्ड इट
बाय डिस्टेंस ऑफ बाय लेंथ ऑफ x, है ना, मैंने इसको s x से स्ट्रेच कर दिया. नाउ द स्प्रिंग विल ट्राई टू रिटेन और रिस्टोर इट्स इनिशियल पोजीशन, जिसका इनिशियल स्टेट था उसको रिस्टोर करने की कोशिश करेगा. हाउ वुड डू इट, कैसे करेगा जी, बाय अप्लाइंग अ फोर्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स. और ये जो बच्चों फोर्स है, दिस इज कॉल्ड स्प्रिंग फोर्स, है ना जी. कुछ हिला क्या, ओके चलो जी हट जाओ. हाँ, ऑलराइट देन, सो दिस विल बी द फोर्स दैट वुड एक्ट इन द ऑपोजिट ऑफ दिस फोर्स, और इसी को बोलते हैं स्प्रिंग फोर्स. नाउ व्हाई डिड इट हैपन, व्हाई डिड इट टेक प्लेस, बिकॉज ऑफ दिस एक्सटेंशन. इसी एक्सटेंशन के कारण इसका फोर्स लग रहा है. तो एक चीज तो मेरे को समझ में आ रहा है ना, दिस स्प्रिंग फोर्स, यहां से बात एक तो समझ में आ गया, स्प्रिंग फोर्स एक्ट्स ऑपोजिट टू एक्सटेंशन और स्ट्रेच ऑफ स्प्रिंग, स्ट्रेच ऑफ स्प्रिंग. मेरा कहने का मतलब है, व्हाट एग्जैक्टली आई वांट टू से इज द स्प्रिंग वाज स्ट्रेच्ड इन दिस डायरेक्शन. तो इस एरो को इफ मैं ऐसे लिख दूं, दैट वुड मेक अ लॉट ऑफ सेंस. यू नो, दिस इज द स्ट्रेचिंग और एक्सटेंशन, और ये जो फोर्स लग रहा है भैया, ये इसके ऑपोजिट है बच्चों, है ना, ये इसके ऑपोजिट है. इतनी बात तो अपने को समझ में आ गई. नाउ द नेक्स्ट थिंग व्हाट आई एम गोना डू इज, आई एम गोना कंप्रेस दिस स्प्रिंग. इसको हमने कंप्रेस कर देना है. मैं इसको थोड़ा और, ये सही लग रहा है, मैंने स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया, है ना. आई कंप्रेस्ड दिस स्प्रिंग. इसके नॉर्मल लेंथ से लेट्स सपोज कि x ही रखते हैं, है ना, टुवर्ड्स x, यू नो, टुवर्ड्स लेफ्ट, मैंने इसको कंप्रेस कर दिया. नाउ दिस स्प्रिंग डज नॉट वांट टू बी कंप्रेस्ड. इसको ना दबाव पसंद नहीं है. क्या करेगा, इट विल ट्राई टू रिस्टोर इट्स पोजीशन. बाय हाउ, बाय अप्लाइंग अ फोर्स इन दिस डायरेक्शन. सो वन थिंग इज क्वाइट एविडेंट हियर आल्सो, द फोर्स इज एक्टिंग ऑपोजिट टू द स्ट्रेच. अब यहां पे क्या हम लोग, एक शब्द और मिल गया, स्ट्रेचिंग और कंप्रेशन, है ना, एक्सटेंशन और कंप्रेशन, इलोंगेशन और कंप्रेशन. स्ट्रेच बोलो, इलोंगेशन बोलो, यू नो, एक्सटेंशन बोलो, आपकी मर्जी. इलोंगेशन यू कैन यूज, है ना. तो एक बात तो अपने को क्लियर होगी बच्चों कि स्प्रिंग फोर्स एक्ट्स ऑपोजिट टू द स्ट्रेच और द कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग, है ना. एंड दिस फोर्स विल बी इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ x. वैसे हम लिख सकते हैं कि F इज प्रोपोर्शनल टू x, और क्योंकि इसके ऑपोजिट में है तो एक नेगेटिव साइन लगा दो. तो जस्ट रिमूव द साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, हमने कांस्टेंट रखा और नेगेटिव साइन ऐसे हो गया. इसी को बोलते हैं बच्चों स्प्रिंग फोर्स. सो दिस नेगेटिव साइन शोज दैट दिस फोर्स इज एक्टिंग इन डायरेक्शन ऑपोजिट टू द एक्सटेंशन. इसके ऑपोजिट में लग रहा है जी. ये नीचे आ रहा है ना स्क्रीन पे, बढ़िया. तो हो क्या रहा है कि दिस फोर्स इज एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द स्प्रिंग का एक्सटेंशन और द कंप्रेशन. तो हमने एक बात तो सीख लिया, एक कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में आ गया कि द स्ट्रेच और द, यू नो, सॉरी, द फोर्स वुड एक्ट opposite to the extension. The force would act opposite to the extension or compression of the spring. The force would act in the direction opposite to the extension or the compression. दूसरी बात, the second thing which is very important thing, भैया x है क्या? Is it the natural length of the spring? No. Is it the elongated length of the spring? Yes. Is it only the elongated length of the spring? No. It could be the elongated or it could be the compressed. So the x over here is elongated or compressed is the or compressed length of spring. It is not just elongated or not just compressed. It is both. दोनों हो सकता है. अगर एक, you know, if you have expansion, वो होगा elongated. अगर वो compression है तो क्या होगा, वो compressed length of the, you know, spring. ये छोटी छोटी बातें आपके दिमाग में अच्छे से आ जाना चाहिए. कोई दिक्कत? चलो अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट कॉन्टैक्ट फोर्स की तरफ, जो कि है बच्चों टेंशन. वी कैन टॉक मोर अबाउट दिस, अभी और बात करेंगे, अभी खत्म नहीं हुआ है. लेट्स क्विकली टॉक अबाउट द टेंशन फर्स्ट. टेंशन होता क्या है?
ये वो टेंशन है जो हम लोग के दिमाग में आता है, एग्जाम को देखकर आपके दिमाग में आता है, वो टेंशन नहीं है। खैर वो भी एक टेंशन नहीं, वो भी एक स्ट्रेच नहीं है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस। यहाँ पे हो गया स्ट्रेच। तो टेंशन क्या है? टेंशन जो है ना, दिस वुड एक्ट इन ए स्ट्रिंग और अ रोप जो कि स्ट्रेच कर दिया गया। अगर सपोज कि एक रोप ऐसे रखा हुआ है ना, दिस इज अ रोप, ऐसे वैसे अपना गिरा पिड़ा हो ना, ऐसा कुछ, so there is no force acting on the rope or a string, ऐसे ही लूज्ड है, then there will no tension। टेंशन तभी आएगा when the string or rope is stretched, और उसपे उसको बोलते हैं taut। taut is the stretched spring। और ये कैसे होगा? जब भी होगा तभी हम इस पे फोर्स लगाएंगे इस तरफ, then only this will get extended, सॉरी नॉट एक्सटेंडेड, अब उससे स्ट्रेच्ड, मतलब काफी ज्यादा वो तनाव उसमें आ जाता है ना। इट इज कंप्लीटली टाइट बोल सकते हो, इट्स अ टाइट स्ट्रिंग और टाइट रोप बोल सकते हो। नाउ दिस फोर्स विच इज पुलिंग इट, और इसको फिक्स्ड कर दो एक तरफ से ना। तो नेचर ऑफ द स्ट्रिंग अगेन इट इज द सेम। इसको भी अगर इस तरफ फोर्स लगा रहे हो तो भी क्या करेगा? अपोजिट में फोर्स लगाएगा ना। दिस ऑल्सो वुड अप्लाई अ फोर्स इन द अपोजिट डायरेक्शन, और इस फोर्स को ही बोलते हैं बच्चों टेंशन। देखो टेंशन एक विचित्र प्राणी है कि यहां पे तो इस तरफ था टेंशन इस पॉइंट पे, बट द मोमेंट यू स्टार्ट शिफ्टिंग टुवर्ड दिस पॉइंट हो, यहां पे टेंशन ऐसे हो जाएगा। समझ रहे हो ना बात को? टेंशन काफी दर बदलो टाइप है, डायरेक्शन बदलो लेकिन से एट दिस पॉइंट इट इज टुवर्ड्स दिस, और यहां पे तो टेंशन कहां पे आएगा? द टेंशन वुड कम जब भी किसी स्ट्रिंग या रोप को आप पुल करो, उसको टाइट कर दो, तो उस टाइटनेस को कम करने के लिए ना एंड पॉइंट पे जोर लगाता है। या तो इस तरफ से अपने आप को खींच के वापस गिर जाओ वैसे ही, या फिर इस तरफ से खींच कर अपने आप को वापस वैसे ही गिर जाओ जी। बात समझ रहे हो ना? इट विल ट्राई फ्रॉम बोथ द एंड। स्ट्रिंग काफी चालू पुरिया चीज होता है, एक कहीं से भी ट्राई करता है, नहीं दोनों तरफ से ट्राई करो, कहीं ना कहीं से तो मेरे को रिलैक्समेंट मिलेगा। बट होता क्या है कि इफ इट इज फिक्स्ड और किसने फोर्स लगा रहा है, ये बेचारा ना घर का रहा ना घाट का रहा। अब डॉगी धोबी का कुत्ता जो भी आप लोगों को पता है ना, वैसा बनकर रह जाता है, और इसमें डेवलप होता है टेंशन। जो टेंशन है वो स्ट्रिंग के अंदर ही रहेगा, अपने आप टेंशन बाहर नहीं निकाल सकता। इट विल नॉट बी अप्लाइंग एग्जर्टिंग, और दिमाग में उसके अंदर ही फोर्स है, जो टेंशन बोल सकते हैं यहाँ पे इंटरनल फोर्स, यहाँ पे इस स्ट्रिंग के अंदर है वो। सो फॉर हियर इट इज अ इंटरनल फोर्स। अब देखो जब बात आई गई है कि भैया इंटरनल फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स है, तो मैं थोड़ा बता देता हूं या फिर उसके बारे में हम लोग बाद में करेंगे ना। बिफोर दैट लेट मी डिफाइन यू दिस सिस्टम, और हम लोग उसके बाद में बात करेंगे ना। फिलहाल तो समझ लो कि टेंशन यहाँ पे ऐसे होता है। एक और एग्जांपल देखो, समझने में ज्यादा आसानी होगा। तो लेट अस से कि एक मैंने ना एक सिलिंग से एक ब्लॉक को एक स्ट्रिंग के साथ ऐसे लटका दिया, दिख रहा नीचे ना, दिख रहा होगा ना। तो द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस ब्लॉक वुड बी डाउनवर्ड, mg एक फोर्स लग रहा होगा इस पे, एंड ये ब्लॉक कोशिश करेगा कि भैया मैं नीचे गिर जाऊं, बट ये जो स्ट्रिंग है बोलेगा ना बच्चे ना, मैं तुम्हें गिरने मरने नहीं दूंगा। तो ये उसको होल्ड करता है, और इसके बदले बेचारा को क्या मिलता है? टेंशन। इट इज दिस स्ट्रिंग इज ट्राइंग टू मेक दिस ऑब्जेक्ट और अपोज द ऑब्जेक्ट टेंडेंसी टू फॉल डाउन, इसके कोशिश को नीचे जाने का रोकता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट इसमें टेंशन आता है। आप भी किसी का परेशानियों को हल करने जाओ, आपको भी टेंशन मिलता है जी ना। तो बेसिकली क्या होगा, इसमें टेंशन होगा। अब इस रोप का आपने बताया था मैंने कि दोगलापन नहीं बोलता हूं मैं, तो डबल कैरेक्टर उसका, कि इस तरफ से यहां कोशिश करूंगा, इस तरफ से यहां कोशिश करूंगा। तो दिस विल ट्राई टू पुल इट फ्रॉम हियर, और टेंशन जो होगा इसके अंदर इस पॉइंट पे ऊपर की ओर लगेगा, एंड इन दिस पॉइंट इट विल बी एक्टिंग डाउनवर्ड। ये इसमें टेंशन हो गया। तो टेंशन क्योंकि ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम, इट इज नॉट फॉलिंग डाउन, वो गिर नहीं रहा है, मींस हु इज होल्डिंग इट अप? दिस टेंशन इज होल्डिंग इट अप। So tension should apply equal and opposite force on the block, है ना, of its weight, इसके equal and opposite force लगाएगा, so tension would be equals to mg. I believe it is coming properly. बहुत अच्छे, बाउंड्री लाइन पे mg लिखा है इन द कैमरा, है ना। ओके जी, तो ये बात हो गया हमारा टेंशन का, थोड़ा ये हमारा बात हो गया स्प्रिंग फोर्स का। चलो बोर्ड साफ करते हैं और फिर हम लोग बात करेंगे नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स का, हम लोग बात करेंगे। अच्छा एक बात और बताते हैं आपको ना, जो टेंशन है ना, ये कभी पुश नहीं करता है। टेंशन इज नॉट अ पुशिंग फोर्स, टेंशन इज अ पुलिंग फोर्स। ये हमेशा पुल करता है, ये धक्का मुक्की करने में भरोसा नहीं रखता है जी।
टेंशन धक्का मुक्की नहीं करता है. टेंशन इन द स्ट्रिंग विल ऑलवेज पुल इट. टेंशन कभी पुश नहीं करता है. इस बात को लिख लेना. इट्स अ पुलिंग फोर्स, नॉट अ पुशिंग फोर्स. नॉट अ पुशिंग फोर्स. जैसा मैंने बोला, टेंशन धक्का मुक्की में भरोसा नहीं रखता है. टेंशन डज नॉट सपोर्ट दिस पुशिंग फोर्स. ये हमेशा पुलिंग फोर्स होता है. बढ़िया, एक कहानी हो गया. अब हम लोग बढ़ेंगे ना थोड़ा सा थर्ड टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं आज. उस थर्ड में से एक था हमारा, क्या था, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स. बहुत इंपॉर्टेंट है. खैर ये भी इंपॉर्टेंट ही था. ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि सर ने बोला कि भैया ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा मत बोल देना इसलिए सर हम नहीं पढ़े. ऐसा बोलोगे मैंने घूसे मारने, 2 दांत टूट जाने, है ना जी. बहुत अच्छे. फिर तुम खरगोश बन जाओगे, दांतों के बीच से हवा क्रॉस कर जाएगा. ये बोर्ड काफी दाएं बाएं हो रहा है, इसको मैं थोड़ा, हाँ सही है. तो जी बढ़िया, ठीक है ना. हाँ सही है. थर्ड कॉन्टैक्ट फोर्स इज द नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स. नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स. देखो नॉर्मल जो है ना, बड़ा नॉर्मल चीज है, बट ये बहुत काम का चीज है बच्चों. है तो नॉर्मल, नाम तो इसका नॉर्मल है, बट ये बहुत ही काम का चीज है. इसके बारे में थोड़ा आपको समझाता हूं. इसको अच्छे से मेरी बातों को सुनना, क्योंकि इधर से ही अपने को एक नया टॉपिक मिलने वाला है, एक नया फोर्स मिलने वाला है, और हम लोग उसको आगे देखेंगे. सस्पेंस मेंटेन रखते हैं ना, वैसे आप लोग को पता ही होगा, फिर भी चलो जी. तो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स. देखो नॉर्मल फोर्स कभी लगता है व्हेन द बॉडीज आर इन कॉन्टैक्ट. व्हेन, पहला पॉइंट लिख लो, व्हेन बॉडीज आर इन कॉन्टैक्ट. बॉडीज आर इन कॉन्टैक्ट. कॉन्टैक्ट में होगा तभी ये फोर्स लगेगा. एज अ नेम सजेस्ट, कॉन्टैक्ट फोर्स. ऐसे नॉर्मल हवा हवाई में नहीं लगता है जी. एक सिंपल एग्जांपल है ना, सबका प्यारा, एक ब्लॉक एक सरफेस पे रखा हुआ है. इसका जो वेट है दैट वुड एक्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास, और इधर सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे. बट mg नीचे की ओर लग रहा है. देखो मेरी बात समझना, ये ब्लॉक क्या कर रहा है, इस धरती को पुश कर रहा है, धक्के मारा नीचे की ओर, है ना. नाउ दिस अर्थ, द ग्राउंड सेज रुको भाई, मैं भी तेरे को बताना है ना. तो जो ये क्या करेगा, द अर्थ वुड पुश इट बैकवर्ड. जाओ साले तुम भी मर जाओ ना. एंड दिस इज कॉल्ड द नॉर्मल फोर्स. This is the normal contact force which is acting at this surface. I'm going to talk about this in detail maybe in the next class, जब हम लोग एक्शन रिएक्शन पेयर के बारे में बात करेंगे. अब इतना समझ लो कि this normal force is acting on the block. It is acting on the block and it is exerted by ग्राउंड. जो नीचे अपना है वो ग्राउंड है, टेबल है, जो भी बोल दो, इस सरफेस के कारण इस पे लग रहा है. फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी इसी ब्लॉक पे लग रहा है. इस बात को नोट कर लो. मैं यहाँ पे बाद में आगे कुछ बताऊंगा, कुछ राज खोलूंगा इसके बारे में. फिलहाल इतना समझ लो कि द नॉर्मल फोर्स इज एक्टिंग ऑन द ब्लॉक बाय दिस सरफेस इन कॉन्टैक्ट एंड द mg इज एक्टिंग ऑन द ब्लॉक ड्यू टू द ग्रेविटी, है ना. पहली बात तो इतना तो क्लियर हो गया ना. अच्छी बात है. अगर सरफेस ऐसा है तो और ऐसा है तो कैसा लगेगा देखते हैं. ऐसा सपोज कि एक ब्लॉक है ना, ऐसा ब्लॉक, तो इस पे जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा वो भी इस तरफ ही लगेगा, है ना. अच्छा ऐसा है, ठीक है सर, अच्छी बात है. और इस पे जो mg लग रहा होगा वो तो ऑब्वियसली नीचे की ओर हमेशा इस तरफ लगेगा जी, ना. बाकी फोर्सेस होंगे उसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे. वी गोना डिस्कस अबाउट दैट लेटर. अच्छा चलो एक और एग्जांपल, एक और सिचुएशन देखते हैं ना. सपोज कि ऐसा कुछ है, एक अपना ऐसे कुछ फुटबॉल रख दिए, है ना. बड़ा गंदा सा बना, बट समझ लो कि बच्चों ये फुटबॉल है ना. तो at 2 points दिस फुटबॉल इज इन कॉन्टैक्ट विद दिस सर्फेसेस. इसके सरफेस के साथ वो कॉन्टैक्ट में 2 पॉइंट्स पे आ रहा है. 1 पॉइंट इज हियर, लेट्स सपोज अदर पॉइंट इज हियर. तो यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट फोर्स होगा बच्चों, दैट इज गोना बी इन दिस डायरेक्शन. उसको बोलेंगे नॉर्मल रिएक्शन 1, नॉर्मल फोर्स 1. और इस पॉइंट पे जो होगा बच्चों वो ऐसा होगा. दिस इज द नॉर्मल फोर्स इनटू इस तरफ लग रहा होगा. नाउ व्हाट इज द सिमिलैरिटीज बिटवीन दीस थ्री. इन तीनों में सिमिलैरिटीज क्या, थोड़ा देख के बताओ मेरे को. देख के बताओ, कमेंट करो
किसमें सिमिलैरिटीज क्या है, बिफोर आई टीच यू, बिफोर आई टेल यू, बिफोर यू वॉच इट। अब बताओ इसमें तीनों सिमिलैरिटीज क्या है, समझ में आया कुछ? क्या सिमिलैरिटी है ना, कुछ बताओ। ठीक है, इफ यू लुक एट दिस वन, नॉर्मल फोर्स और सरफेस के बीच का एंगल कितना है जी? 90 डिग्री। अच्छा, बढ़िया सर। इसमें देखो जो नॉर्मल फोर्स है और सरफेस के बीच का एंगल कितना है जी? 90 डिग्री। ओहो हो सर, अब तो समझ गए हम। तो यहां पे 90 होगा ना? सही पकड़े हो बच्चों। अच्छा, सही पकड़े हो है ना, ठीक है। तो यहां भी हो गया 90 और यहां भी क्या हो गया? 90। ओह ओके 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 ओके। इट मींस जो हमारा एक नोट लिख लो, नोट, व्हेन सरफेस इज स्मूथ, when surface is smooth, normal contact force acts at 90 degree और right angle, जो भी लिखना चाहो, at 90 degree और right angle with the surfaces in contact, or with the surface in contact at the point of contact, वो भी लिख लो। वरना कोई बच्चा बोलेगा सर इसका सर पे क्यों नहीं लग रहा है, आपने तो बोला था कि नॉर्मल लगेगा एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ही लगता है, बिना कांटेक्ट के लगता ही नहीं है। तो देखो इतना कहानी हो गया बच्चों फॉर द सरफेस विच इज स्मूथ। ये नॉर्मल फोर्स का कहानी है, सरफेस विच आर स्मूथ। और एक बात हमको समझ में आ गया कि बच्चों ये लगेगा एट राइट एंगल। क्लियर है ना? अच्छा, एक बात और देखते हैं कि लेट अस सपोज द सरफेस इज अगेन स्मूथ, मींस कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0 और एक ब्लॉक यहां पे है ना, और इस ब्लॉक पे फोर्स लगाया हमने इस डायरेक्शन में, ठीक है जी, दैट वुड ब्रिंग एन एक्सेलरेशन ए इन द ब्लॉक। Will the direction of normal reaction change now, or would it still be acting at a right angle? Let me repeat my question. क्या फोर्स लगाने से बिकॉज ऑफ दैट द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट क्या जो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स है वो स्टिल परपेंडिकुलर लग रहा होगा या फिर सम एंगल बना रहा होगा? Would it make some angle with the surface in contact, or would it be still at right angle? बताओ मुझे, वीडियो को पॉज करो, सोचो, फिर बताओ मेरे को ये कैसे लगेगा। हो गया? तो बच्चों ये स्टिल विल बी एक्टिंग एट राइट एंगल, ये अभी भी 90 डिग्री पे ही लगेगा नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, कोई एंगल वेंगल नहीं बनाने वाला है। हाँ, एंगल बनाता है कब वो हम देखेंगे अभी। ऐसा नहीं कि एंगल नहीं बनाएगा कभी, ऐसा नहीं है कि दूध का धुला हुआ हमेशा परपेंडिकुलर ही लगेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो ये एंगल कब बनाता है सर? चलो उसको भी हम लोग थोड़ा सा निपट लेते हैं। ये एंगल एक कब बनाएगा? व्हेन इट इज गोइंग टू मेक सम एंगल विद द सरफेस इन कांटेक्ट। वैसा कहानी कब होगा जी? थोड़ा हम उसको भी देख लें, उसको भी थोड़ा समझ लें। ये रिकॉर्डिंग बहुत अच्छे, अभी 4-5 मिनट और इसमें बचे हैं वरना ये खत्म हो जाता है, बड़ा बदमाश है। अब देखो, अगर एक सरफेस है जो कि रफ सरफेस है, दिस इज रफ सरफेस, rough surface, it means the friction coefficient will not be 0, कुछ ना कुछ तो होगा। the body is not moving, इस पे कुछ भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा है। ऐसा केस है, ऐसे केस में mg would act downward and the normal reaction जो होगा अभी भी ऊपर की ओर ही लग रहा होगा। तो सर क्यों बकवास कर रहे थे कि एंगल वेंगल बनाएगा? बता रहे हैं बच्चों, रुक जाओ। now let us suppose one more situation we have, एक और सिचुएशन है, थोड़ा इस लाइन को नीचे बनाते हैं। ऐसा एक सरफेस है एंड देयर इज अ ब्लॉक व्हिच इज केप्ट ओवर हियर, एक हमने ब्लॉक रख लिया, और ये जो सरफेस है बच्चों रफ सरफेस है, इट इज अ रफ सरफेस, इट इज अ रफ सरफेस, इट मींस कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो 0 नहीं है। नाउ लेट अस से आई अप्लाई अ फोर्स ऑन दिस F टुवर्ड्स राइट, हमने एक फोर्स लगा दिया राइट वर्ड, तो डेफिनेटली कुछ एक्सेलरेशन यहाँ पे आता है, लेट्स सपोज A, और इसका मास है तुम्हारा m। पहला फोर्स mg डाउनवर्ड, mg लग रहा होगा डाउनवर्ड, कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। इन दिस केस जो बच्चों ये नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स होगा, दैट वुड नॉट एक्ट एट राइट एंगल, रादर इट इज गोना मेक सम एंगल,
कुछ तो एंगल वो बनाएगा, इट इज गोइंग टू मेक सम एंगल। तो जो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स अपना इस केस में होगा वो कुछ ऐसे होगा एंड दैट इज गोइंग टू मेक व्हाट, सम एंगल। इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, या फिर इसको कॉन्टैक्ट फोर्स रखो ना, क्योंकि अब नॉर्मल तो रहा नहीं, ये तुम्हारा हो गया कॉन्टैक्ट फोर्स, ये तुम्हारा हो गया जी कॉन्टैक्ट फोर्स। नाउ लेट्स सपोज दिस एंगल इज अल्फा। तो बच्चों ए जो होगा ना इस टाइम पे, दिस इज गोना बी योर नॉर्मल रिएक्शन एंड दिस विल बी एफ सी कॉस ऑफ अल्फा। ये तुम्हारा नॉर्मल रिएक्शन हो गया जी, एंड दैट इज कॉल्ड एफ सी कॉस अल्फा। देन दिस विल ऑल्सो हैव वन ऑफ द कंपोनेंट, वो होगा इस तरफ, इसको हम लोग बोलते हैं एफ सी साइन ऑफ अल्फा, एफ सी साइन ऑफ अल्फा। और बच्चों ये फोर्स का नेचर क्या कर रहा है फोर्स, what it is trying to do, it is trying to oppose this acceleration, it is trying to oppose this relative acceleration, उसको रोकने की कोशिश कर रहा है। and my dear friends, that is called the friction force, यही हमारा friction force है जी, that is called friction force। और frictional force आप बोलो उसको, यही तो है हमारा friction force, इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखो बात समझो, frictional force is not an alien, it is the tangential component of this contact force। इस contact force का tangential component जो कि opposite of the relative acceleration है, उसी के opposite में लगता है। So the frictional force, if I write this Fr, that is nothing but contact force का tangential component, which means sin of alpha। और बच्चों ये जो एंगल अल्फा है, this is called angle of friction, एंगल ऑफ फ्रिक्शन इसी को हम लोग बोलते हैं। और इसका वैल्यू निकालना कोई मुश्किल काम अपने लिए अब तो है नहीं, तो tan of alpha सिंपल लिख दोगे आप Fr by the normal reaction। Fr means frictional force upon the normal reaction। ये हो गया आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन और ये हो गया आपका फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स इज नथिंग बट द टेंजेंशियल कंपोनेंट और द साइन कंपोनेंट ऑफ द कॉन्टैक्ट फोर्स का ही उसी को बोलते हैं फ्रिक्शन। किसी को कोई दिक्कत है जी? नहीं। आज हम लोग इधर ही रुकेंगे, बाकी की कहानी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है जी। आई होप कि आपको समझ में आया, आपको अच्छा लगा। आप इसको रिवाइज करना। आई गोना सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।